नमस्कार, स्वागत है आपका सेट नंबर 883 हिंदी के सॉल्यूशन में। पहला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन ढूंढने थे। पहला हमारे पास था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई है। तो बेसिक चीज़ें हैं, सभी को पता है कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है वह सिंधु शब्द से, जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी को, आपको पता है कि फारसी में जो हम आपका ये नाम परिवर्तन पढ़ते हैं कि भाई सा को हा बोला जाता था, फिर सिंधु की जगह उस नदी को हिंदू कहा गया। सिंध क्षेत्र को हिंद क्षेत्र और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को फिर क्या कहा गया, सिंधी की जगह हिंदी कहा गया। सामान्यतः हर कहीं पर अगर हम बोली भाषा की बात करते हैं तो क्षेत्र के हिसाब से ही नामकरण भी होता है। हम अगर छोटा सा उत्तराखंड का एग्जाम्पल देखें तो कुमाऊं क्षेत्र में जो भी बोलियां उनको हमने किस वर्ग में रखा, कुमाऊनी। गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली, जौनसार क्षेत्र में जौनसारी, इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पर सिंध क्षेत्र की बोली को सिंधी कहा गया और फारसी में उसको फिर आपका यहाँ पर सा की जगह हा, तो वो सिंधी की जगह क्या हो गया, वो आपका हिंदी हो गया। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है हिंदी का प्रयोग 14वीं शताब्दी में भाषा विशेष के लिए हुआ। ठीक है, अगर हम यहां पर स्पेशली ये देखें कि किसी भाषा का नाम हिंदी कब से पुकारा जाने लगा, तो 14th सेंचुरी से ये मिलता है। और आपका यहां पर क्या है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, सॉरी, यानी थर्ड वाला एक तथा दो, दोनों सही यहां पर आपका हो जाते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें इसके आगे, तो हम देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम आप लोगों ने देखा होगा। वैदिक संस्कृत से जो है हिंदी प्रारंभ होती है। वैदिक संस्कृत यानी जिसमें वेदों की रचना, केवल वेदों की, बस वैदिक संस्कृत। उसके बाद आएगा लौकिक। लौकिक संस्कृत जो लोगों में प्रचलन में आई, हम अगर महाभारत रामायण वगैरह आदि जो काव्य देखते हैं, महाकाव्य प्राचीन, तो ये भी आपका लौकिक संस्कृत में है। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। हिंदी को भी आप 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में। तो इस तरीके से हिंदी का विकास क्रम ये आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन बेसिक सा है, अगर हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी का। सिंधु शब्द किस भाषा का है, तो संस्कृत का। और एक बार तो पेपर में यह आ चुका है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ध्यान से देखना, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा मूल के शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई और किस भाषा मूल का, संस्कृत का। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी करते रहे, हाँ ये तो पता है भाई हिंदी की फारसी, तो फारसी टिक करके आगे। पूछा क्या गया वो चीज़ जरूर पेपर में देखें। और यहाँ पर भी अगर आप लोग जैसे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे रहे हो, ऑप्शन को पढ़ें अच्छे से, 4 ऑप्शन तक जाएं, देखें कि पूछा क्या जा रहा है ना, फिर डिसीजन ले, फिर गोला भरें। सेकंड है, किसने अवहट को अपभ्रंश व आधुनिक भाषाओं के मध्य की कड़ी माना है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मिल जाते हैं। यहाँ पर हमने इनका एक और सुझाव देखा था कि भाई इन्होंने कहा कि हिंदी के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाया जाए, जो कि अस्वीकार किया गया, मतलब। ठीक है, प्रोफेसर अन्विता अब्बी की बात करते हैं। सामान्यतः हम जब भारत में भाषाओं की बात करते हैं तो हमारे पास भाषा परिवार मिलते हैं, भाषाओं का समूह मिलता है। और मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार सभी ने पढ़े। भारूपीय भाषा परिवार, फिर आपका द्रविड़ हो जाएगा, आपका चीन तिब्बती हो जाएगा, और एक आपका कौन सा, जो आपका ऑस्ट्रिक या आग्नेय वगैरह जिसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर अन्विता अब्बी के द्वारा एक नए भाषा परिवार की खोज की गई, जिसको यहाँ पर नाम दिया जाता है अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार, अंडमान निकोबार की जो भी भाषा है उनका अध्ययन करके उनको फिर एक विशेष समूह में रखा गया है। तो आपका यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना। दूसरा, श्रीनिवास दास की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक सुझाव दिया कि महाप्राण को हटाया जाए, यानी महाप्राण ध्वनि को हटाने का सुझाव, महाप्राण को हटाने का सुझाव इनके द्वारा यहां पर दिया गया है। इन्होंने कहा कि जैसे माना हमारे पास महाप्राण है, क, ख, ग, घ, ग, इस तरीके से हम देखते हैं, हमें पता है कि ख और घ महाप्राण है। इन्होंने कहा इनको हटा दिया जाए और अल्प प्राण के साथ ही एक एस आकृति लिखी जाए, जिससे उसका उच्चारण क, ख इस तरीके से हो। लेकिन उसको अस्वीकार किया गया। यहाँ पर महाप्राण ध्वनियों को साथ साथ में अभी भी रखा जाता है। श्याम सुंदर दास की बात करेंगे तो श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया, जो हम बखूबी करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास माना हम दंत लिखते हैं तो हम उस ना को सीधे सीधे किस में लिख देते हैं, अनुस्वार के रूप में। तो हर पंचमाक्षर जो नासिक या स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर है, नासिक के 5 के 5, उन 5 को यानी पंचमाक्षर को इन्होंने अनुस्वार के रूप में लिखने का सुझाव दिया। किसने, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट, आपने जब आपका भाषा वगैरह साहित्य वगैरह पढ़ते हो तो कबीरदास की भाषा को भी इन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा था। वहां पर हमने कैसे याद रखा है, सुंदर खिचड़ी करके याद रखा हुआ है ना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। अगला चलते हैं कि निम्न में से कौन सी एक देवनागरी लिपि का दोष नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, मात्राओं में स्पष्टता। हर मात्रा स्पष्ट है, ये आपका देवनागरी का दोष नहीं, बल्कि ये किस में आ जाएगा, ये देवनागरी के गुणों में आ जाएगा। वैज्ञानिकता या गुण, ये एक ही चीज हो जाएगी। रावर्ण के रूपों में भिन्नता, देखो भाई रावर्ण की अगर हम बात करेंगे तो कहीं पर देखो हमने रा को इस तरीके से लिखा हुआ है,
कहीं पर हमने रा को पूरा रा लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर रा जैसे क्रम लिखना हो तो नीचे भी लिखा जाता है ये वाला। इस रा के अलग अलग जो रूप है लिखने के, वो भी आपका भ्रमित कर देते हैं। माना कहीं पर किसने कहा क्रम, लेकिन वो व्यक्ति उच्चारण नहीं कर पाया सही से, तो वहां पर फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये दोष में मिल जाता है। कुछ वर्णों में एकाधिक रूप, देखो जैसे उक्त लिखा होता है ना, उक्त ये है, ऐसे ही कहीं पर आपने उक्त को इस तरीके से भी लिखा देखा होगा, है ना। तो एक वर्ण के अलग अलग रूप भी आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका एक दोष के रूप में, देवनागरी के दोष के रूप में आपको मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल बात आगे करेंगे, फिर आगे चीज़ों को, कुछ चीज़ों की, फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट मिल जाएगा। अगला आता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। देखो दीर्घ स्वरों से अधिक समय अगर लगता है तो आपका पुलुत स्वर कहलाता है। हमारे पास मात्रा या लगने वाले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीन स्वर आते हैं। इनको मात्राओं के आधार पर भी एक मात्रा वाला स्वर, दो मात्रा वाला स्वर और त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व की अगर हम बात करेंगे तो ह्रस्व में हमारे पास अ, ई, उ और री, ये चार आपका आ जाते हैं। जबकि दीर्घ में, देखो दीर्घ में अगर हम समस्त को लिखें तो दीर्घ में हमारे पास आ, ई, उ, इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ, ये चीजें आ जाती हैं। देखो ये जो तीन हैं, अच्छा दूसरा जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को ही हम आपका गुरु भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को ही हम किस नाम से भी, संधि स्वरों के नाम से भी जानते हैं। इनमें से जो पहले के तीन हैं ये आपका मूल दीर्घ की श्रेणी में आ जाते हैं। जबकि कभी अगर आपके पास पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आपका आ जाता है कौन सा, ए, आई, ओ, औ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज यहाँ पर आपका सारी स्पष्ट है। थोड़ा सा इस द्वित्व शब्द की बात करते हैं, स्वर वगैरह तो नहीं, लेकिन द्वित्व की बात करेंगे। द्वित्व से पहले हम यहाँ पर एक चीज को जानेंगे, व्यंजन गुच्छ। देखो होता क्या है, सभी को पता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे जा रहे हैं, जबकि हमें अगर व्यंजन को लिखना होगा तो हर व्यंजन को एक स्वर की सहायता से उस स्वर को वहां पर मात्रा का नाम दे दिया जाता है, कि सभी व्यंजनों को स्वर की सहायता से लिखा जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, उच्चारण में या वर्तनी विशेषण के आधार पर, वर्तनी के शुद्धिकरण के आधार पर जो मानकीकरण है, कई सारे व्यंजनों को जो है आपका बिना स्वर के भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये वाह है, इसके साथ तो कोई स्वर नहीं है, ये चा है, इसके साथ भी कोई स्वर नहीं है। ऐसी स्थिति में ये व्यंजन अगले व्यंजन पर आश्रित होकर उच्चारित होता है, इसको कहा जाता है व्यंजन गुच्छ। और फिर अगर कोई व्यंजन खुद पर ही अगर व्यंजन गुच्छ बना रहा है, इस टा ने खुद टा के साथ व्यंजन गुच्छ बनाया, ऐसे व्यंजन गुच्छ को फिर यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा शब्द है जो द्वित्व व्यंजन की सहायता से लिखा गया है। दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, कट्टर, उड्डयन, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, ठीक हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, फिफ्थ है कि सूर्योर्जा शब्द में संधि का भेद बताना था। तो ये बहुत आसान था, सभी को पता है भाई इसका विच्छेद कैसा होगा, सूर्य प्लस ऊर्जा। ऊर्जा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बड़ा ऊ आएगा, ठीक है, ये बार हम ऊर्जा कर दें, गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। तो सूर्य प्लस ऊर्जा, और आ के बाद ऊ आने पर ओ की मात्रा किस में बनती है, गुण संधि में आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो सूर्योर्जा में आपके पास गुण संधि। सिक्स्थ है कि वे यौगिक शब्द जो किसी एकमात्र अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। देखो हम रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द पढ़ते हैं। एक हमारे पास मूल शब्द आता है, मूल यानी रूढ़ शब्द। एक हमारे पास आ जाता है यौगिक शब्द, और एक हमारे पास आ जाएगा योग रूढ़। देखो इसमें दोनों चीजें हैं। सबसे मूल शब्द की बात करते हैं, मूल या रूढ़ शब्द एक ही है, जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता। जो शब्द अपने आप में मूल है, बस उसका कोई और खंड नहीं हम कर सकते, वो हो जाएगा कि आपका रूढ़ या मूल शब्द। यौगिक मतलब क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों से। शब्द तो ठीक है, लेकिन शब्दांश क्या होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय को जो है शब्दांश में रखा गया है। अगर कोई भी शब्द उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से अगर बना है तो वो आपके पास किस श्रेणी में आ जाएगा, यौगिक में। लेकिन फिर एक और आपका चीज यहां पर आती है, इसमें देखो योग भी है और रूढ़ भी है। यानी ऐसे यौगिक शब्द जो एकमात्र अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ का मतलब भी क्या है, एकमात्र, जो क्या होते हैं एकमात्र अर्थ में रूढ़। रूढ़ बिल्कुल वो किसी और के साथ नहीं अर्थ देंगे, ऐसे शब्दों को यहां पर आपका योग रूढ़। तो इसका थर्ड वाला आंसर आपके पास मिल जाता है। योग रूढ़ में जैसे अब देखो फर्क क्या है, जैसे माना मैंने कहा कमरा, मैंने एक शब्द कहा कमरा, अब ये टूट नहीं सकता है। अब आप सोचो कि चलो इसको का प्लस मरा कर देते हैं, लेकिन क्या ये सार्थक है? अब तोड़ने को तो आप एक एक अक्षर को तोड़ दो ना, लेकिन सार्थक बनने चाहिए। अब ये सार्थक नहीं हो सकता है, इसलिए ये कैसा है, मूल शब्द आपके पास मिल जाएगा। हमारे पास विद्यालय, विद्या प्लस आलय, बिल्कुल विद्या प्लस आलय जुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर
यौगिक हो जाएगा। हमारे पास एक शब्द है लंबोदर, लंबोदर, लंबा प्लस उदर, उदर मतलब पेट, लंबा प्लस उदर से बना हुआ है। अब लंबा प्लस उदर से मतलब क्या है कि क्या ऐसा है हो सकता है कि हर किसी व्यक्ति का जिसका पेट बाहर हो उसको हम लंबोदर कहें? ये लंबोदर शब्द लंबा प्लस उदर मिलकर तो बना है, लेकिन अर्थ दे रहा है किसका? केवल गणेश, गणेश जी के अर्थ में ये क्या है? रूढ़ हुआ है। ऐसे ही जैसे माना आप कहो पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत मतलब पीले, अंबर मतलब वस्त्र, जुड़ा कर बना है तो यौगिक तो है, लेकिन अर्थ केवल किसका देगा? विष्णु जी का। अब ऐसा नहीं कि आपके मित्र ने किसी ने पीले वस्त्र पहन दिए उसको भी पीतांबर कहने लग जाओ, वो नहीं होगा, है ना। चार पाई, चार प्लस पाई यानी पैर। अब हर चार पैर वाली चीज को हम चार पाई भी नहीं बोल सकते, तो चार पाई यहाँ पर क्या है? स्पेशली खाट, खटिया के अर्थ में आपका प्रयोग हो रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पर यौगिक में मिल जाते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, सेवंत के निम्नलिखित में से किस वाक्य में को कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक के लिए हुआ है? सबसे पहले ध्यान रखें कि को अगर बेसिकली पूछा जाए सीधे सीधे कि को कारक चिन्ह किसका, तो वो कर्म का ही है, लेकिन इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है ना। ठीक है, अब यहां पर देखो कि कहीं पर भी कारक चिन्ह जो हो, कारक चिन्ह से पहले की कारक चिन्ह हो, कारक चिन्ह से पहले की संज्ञा को आपको देखना है परिभाषा के हिसाब से। मेरे पास यहां पर को ये लगा हुआ है, यहां पर ये है। चोरों ने दुकानदार को पीटा, मेरे पास संज्ञा पद कौन कौन से हैं? देखो, एक तो दुकानदार है और एक है चोर। चोरों ने, नए कारक चिन्ह से पहले आया, और आप सभी को पता है कि चोर ये कोई संज्ञा का समूह है जो क्या कर रहा है? एक जातिवाचक संज्ञा है जो क्या कर रही है? एक कार्य कर रही है, और कार्य करने वाली संज्ञा तो क्या हो जाएगी? कर्ता। लेकिन कर्ता ने कार्य किया, चोरों ने पीटा, और किसको? उस पीटने से प्रभावित कौन हुआ? दुकानदार। इसलिए ये को कारक चिन्ह क्या है? इसमें कर्म के साथ है, तो पहला ही आंसर मिल जाता है। दूसरा देखो, गणेश इलाज को दिल्ली गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर हम को कारक चिन्ह को के लिए से रिप्लेस कर सकते हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? इलाज को दिल्ली गया या इलाज के लिए दिल्ली गया, हो सकता है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे संप्रदान। संप्रदान की बेसिक चीज सभी को पता होनी चाहिए, किसी को देने का भाव, किसी के हित में कार्य अगर हो रहा है तो संप्रदान। लेकिन इस तरीके से भी शब्द कभी आए आपके पास, वाक्य कभी आए जहां पर को के लिए से रिप्लेस हो सके, एक दूसरे से रिप्लेस हो सके, तो वहां पर भी संप्रदान। दूसरा, शीला को पाठ याद करना है। शीला को, अभी ये को शीला के साथ है क्योंकि शीला को कार्य करना है, तो इस वाक्य में ये को कारक चिन्ह किसके रूप में आया है? कर्ता के कारक के रूप में आया है ना। बेसिकली मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपको पूछे को कारक चिन्ह किस कारक का है, तो कर्म कारक का है। सेम ऐसे ही अगर मैं से पूछूं से किसका है, से कारक चिन्ह आपके पास अपादान का भी मिल जाएगा और से कारक चिन्ह आपको करण का भी मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर से और इसके साथ पूछूं आपको से या के द्वारा किसका कारक चिन्ह है, अब अपादान यहां पर हट जाएगा भाई, क्योंकि अपादान में तो केवल से, लेकिन से या के द्वारा दोनों करण में आते हैं। अब मूल रूप से तो कारक चिन्ह किसके हैं? करण के हैं। लेकिन अगर माना मैं आपको फिर से कहूं अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, ये के द्वारा किसके साथ आया? अध्यापक के साथ, क्योंकि अध्यापक के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए अध्यापक में अभी क्या हो जाएगा? या फिर ये से या के द्वारा किसका काम कर रहा है? यहां पर आपका कर्ता का काम कर रहा है, तो एक कर्ता के रूप में यहां पर आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ध्यान रखें इन चीजों का। नेक्स्ट चलते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची समूह सही सुमेलित नहीं है? निम्नगा, आपगा, तटनी, कुलंकसा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट नदी का हो जाएगा। नदी में हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? सरिता आ जाता है। हमारे पास नदी में आपगा, निम्नगा, तटनी, ठीक है। एक शब्द आता है निर्झर, सभी को पता है झरना का मिलता है, लेकिन अगर यहीं पर इसको निर्झरणी कर देंगे तो निर्झर का निर्माण करने वाली निर्झरणी भी आ जाता है। सेकेंड है अनल, वायु सखा, हुतासन, वैश्वानर, तो ये आग का, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका आग की अगर हम और बात करेंगे तो आग में धनंजय, धनंजय हो जाएगा। आग को वायु सखा भी कहा गया, वायु का सखा, जहां जहां वायु जाएगी वहां वहां आग भी चली जाएगी। ठीक है, इसी को पावक, दहन, ठीक है, ये सारे शब्द मिल जाते हैं। एक यहां पर ध्यान रखना, धूम्र केतु, धूम्र का केतु बन रहा है तो ये आपका आग, धुएं का केतु, धुएं का झंडा बनना आग में, लेकिन धूम्रलोचन या फिर रक्तलोचन आए तो कबूतर का मिल जाएगा। तीसरा है कि जलद, पयोद, अंबुद, नीरद, वारिद, ध्यान रखना ये दा का मतलब होता लदा हुआ, किससे? जल से लदा हुआ। भाई ये समुद्र नहीं, ये आ जाएगा किसका? बादल का। ध्यान रखना ये ऑप्शन थर्ड पहले तो आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा, हम कई बार इन चीजों को देख चुके हैं जो लोग लगातार जुड़े हुए, कि जल के किसी भी पर्यायवाची के साथ अगर जा लगता है, जल में जा मतलब जन्म लेने वाला, देखो जा पुल्लिंग के लिए और जा आएगा स्त्रीलिंग के लिए।
जल में जन्म लेने वाला फिर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ऐसे ही अगर जल के साथ आपका क्या आता है, द, जल से लदा हुआ, तो सारे के सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे किसके, बादल के, जैसे यहाँ पर आया हुआ है। और अगर कहीं पर भी जल के पर्यायवाची के साथ धी, धी का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना, जहाँ पर इसको संग्रह किया जाए तब किसका हो जाएगा, तब ये आपका समुद्र का यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना भाई इनको। लोकेश अज स्वयंभू आत्मभूत, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ब्रह्मा का मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ब्रह्मा को नाभि जन्म कहा, नाभि जन्म, क्योंकि नाभि से जन्म है, किसकी नाभि से, विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न, उस कमल में विराजमान है कौन, ब्रह्मा जी। कमल में विराजमान और कमल उत्पन्न हुआ है कहाँ से, आपका ब्रह्मा जी की नाभि से, सॉरी विष्णु जी की नाभि से, इसीलिए एक पद्मनाभ, पद्मनाभ पर्यायवाची आता है, और पद्मनाभ हो जाएगा किसकी नाभि से, पद्म बताया विष्णु, तो विष्णु का ही आपका यहाँ पर पर्यायवाची मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी पर्यायवाची वगैरह तो लगातार हैं ही, कुछ डाउट्स वाली चीज़ें हैं तो यूट्यूब पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उन चीज़ों को भी देखते रहें भाई साथ साथ में। नायते कौन सा विलोमार्थी शब्दों में सही सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है, देखो रीजना खींचना बिल्कुल सही, कुसुम प्रसून तो दोनों पर्यायवाची है ना। कुसुम का अर्थ होता है कोमलता से, कहीं पर भी पुष्प कोमल के लिए प्रयोग होता है, कोमलता के लिए। यहाँ पर इसका मिल जाएगा वज्र, यानी कठोरता का प्रतीक हो जाएगा। कुख्यात विख्यात बिल्कुल सही है, कु मतलब बुरे काम के लिए विख्यात है तो वो कुख्यात, और अच्छे कार्यों के लिए विख्यात आ जाएगा। कुटिल सरल, यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों ने मुझे लगता है 4th इसका किया होगा, क्योंकि कुटिल साथ साथ में जटिल, कुटिल जटिल और कठिन, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, और इन तीनों का विलोम क्या मिल जाएगा, सरल, या आपके पास इसी के अर्थ में क्या भी आ जाएगा, ऋजु भी आ जाता है। हाँ, ऋजु का वक्र भी जरूर मिलेगा, लेकिन अर्थ के आधार पर अगर हम देखें ये चीज़ें ना हो ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन ना हो, तो ऋजु के साथ भी आप जा सकते हो बिल्कुल। ऋजु रेखा किसको, सरल रेखा को कहा जाता है, ऐसे ही ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चले भाई फिलहाल आगे। अगला है 10th वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है। अग्निरेखा है बिल्कुल, प्रथम आयाम, निर्जा, गीतिका। गीतिका की बात करेंगे तो गीतिका मिल जाती है किसकी, निराला जी की रचना मिल जाती है। ठीक है, तो देखो भाई जिनकी रचनाएं खासतौर पे गलत हुई हैं अभी आने वाले पेपरों में, तो हमेशा मैं आपको बताते रहा हूँ कि 2 पेज वाली PDF है केवल, सक्षम अकादमी के एप्लीकेशन में आप लोगों ने जरूर डाउनलोड कर दी होगी, टेलीग्राम चैनल पे या जहाँ भी आपसे जुड़े हो तो हर जगह आपके पास वो मिल जाएगी। ठीक है, तो केवल 2 पेज की है। सारे लेखक जो अभी तक 22-23 लेखक फिलहाल आयोग ने दिए हैं उनमें से 3 नहीं है। शैलेश मटियानी उसमें नहीं, गोरापन सिवान नहीं, पीताम्बर दत्त बर्तवाल नहीं, वो उत्तराखंड में भी हो जाएंगे लगभग। ठीक है, लेकिन बाकी अभी तक ना उस PDF से बाहर कुछ भी नहीं आया हुआ है रचनाओं में से। ठीक है, हाँ अगर कुछ बेसिक जानकारी मतलब अतिरिक्त जानकारी अगर किसी लेखक के बारे में आई है तो वो जरूर आपको बाहर मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो रटें उन चीज़ों को, अभी समय है क्योंकि पेपर फिलहाल नहीं है, तो लिखने का मतलब इन चीज़ों को पढ़ो और लिखो फिलहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला आता है कि जो सरकारी पत्र शासन स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को लिखा जाता है। जो लोग पिछले पेपर जिन्होंने दिया, जिन्होंने सॉल्यूशन देखा होगा, देखो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो तो आप बहुत पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो सरकारी पत्र के 2 रूप देखे थे, शासन स्तर से अधीनस्थ यानी निचले कार्यालय को भेजा जाएगा तो इसको हम शासनादेश कहते हैं, इसको GO भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर। दूसरा हमने क्या देखा था, शासकीय पत्र देखा था। शासकीय पत्र वो पत्र होगा जो निम्न, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कनिष्ठ कार्यालय से, जो कनिष्ठ कार्यालय से वरिष्ठ कार्यालय को जाता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाता है, निचले कार्यालय से ऊपरी कार्यालय को लिखा जाता है, उसको शासकीय पत्र। ज्ञापन की बात करें, इसमें हमने 2 नाम देखे, फिर से एक ज्ञापन आ जाएगा और एक कार्यालय ज्ञापन। ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास ज्ञापन पूछा जाए तो दोनों को याद करना, सबसे पहले लिखना इन चीज़ों को। जो कार्यालय वाला है ना उसका कार्यालय से कोई संबंध नहीं है, यानी जो नहीं है कार्यालय वाला उसका कार्यालय से। कैसे, यहाँ पर ज्ञापन आता है एक ही मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के मध्य, एक ही मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के मध्य अगर पत्राचार करना है, संवाद स्थापित करना है तो ज्ञापन लिखा जाता है। लेकिन कार्यालय ज्ञापन होता है, यहां पर आपके पास क्या, 2 या अधिक मंत्रालयों के मध्य। ठीक है, 2 या 2 से अधिक मंत्रालयों के मध्य अगर पत्राचार करना है तो तब यहां पर क्या आ जाएगा, कार्यालय ज्ञापन। ठीक हो जाएगा। DO, इसको हमने पिछले पेपर में डेमी ऑफिशियल लेटर कहा था, जो आपका क्या है, कहीं पर देखा था इसको इससे पहले भी। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है, अर्ध सरकारी पत्र, इसको जो है आपका DO की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है,
12वीं के कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग है तो प्रयुक्त फ़ॉन्ट, तो हिंदी टाइपिंग के लिए कुर्तिदेव, चाणक्य, कोकिला सभी आ जाते हैं। मंगल फ़ॉन्ट भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में तो सीधे फोड़ दे बस तुक्के मारने के लिए ना। चलिए 13 की कौन सा एक पद विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना भाई कि विशेषण तो वही होगा जिसके आगे हम कोई संज्ञा पद रखें, वो उसकी विशेषता बताए। मेरे पास राष्ट्रीय शब्द है, माना मैं यहाँ पर कोई संज्ञा रखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर गीत, राष्ट्रीय गीत, क्या ये राष्ट्रीय गीत की विशेषता बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, तो ये तो आपका विशेषण है। मैंने कहा सरल सवाल, कोई सवाल है उसकी क्या विशेषता? सरल है, ये भी विशेषण है। क्लिष्टता के आगे कुछ भी रख दो, ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा उसकी विशेषता, क्योंकि क्लिष्टता, और ये ता तो आपको तुक्के मारने के लिए भी मिल जाता है ना भाई, ता कहीं पर है तो ये अक्सर आपके पास क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का काम करेगा। व्यावहारिक, मैंने कहा कि भाई उस व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान, उस ज्ञान का संबंध है, उसकी विशेषता है व्यावहारिक होना। लेकिन क्लिष्टता क्या है? एक भाव है, जबकि क्लिष्ट शब्द है तो क्लिष्ट क्या हो जाएगा? कठिन के, क्लिष्ट का अर्थ है कठिन, तब विशेषण है। क्लिष्टता, कठिनाई, तब क्या है? भाव है। राष्ट्रीय से मैं अगर राष्ट्रीयता बना दूं तब भाव है, सरलता बना दूं तब भाव है। व्यावहारिक, इसमें जो मूल शब्द है ना व्यवहार, वो खुद में भाववाचक है, ठीक है। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट चलते हैं अगला। वाक्य के अनिवार्य तत्वों की कुल संख्या है। जिसने 2 किया, सबसे पहले तो आपको बता दूं वाक्य के मुख्यतः अंग होते हैं 2। ये अंग हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, उद्देश्य तथा विधेय मिल जाते हैं, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है अनिवार्य तत्व, तो इसका आंसर है 6। इन अनिवार्य तत्व, जो 6 अनिवार्य तत्व आपके पास मिल जाते हैं, उनमें हमारे पास योग्यता, सार्थकता, आकांक्षा, पदक्रम, निकटता और अन्विति या अन्वय, ये आपके पास यहां पर क्या मिल जाते हैं? 6 जो है अनिवार्य तत्व मिल जाते हैं वाक्य के। तो क्वेश्चन में ये आ चुका कितने होते हैं, लेकिन ये आना ज़्यादा दूर की बात नहीं होगी कि कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है। तो आपको ये चीज़ जरूर यहाँ पर आपका पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं है? तो भाई ये तो बेसिक चीज़ें हम कई बार देख चुके हैं। संबंध बोधक वाक्य नहीं है, संबंधवाचक वाक्य नहीं है। संबंधवाचक तो हमारे पास फिलहाल किसका उदाहरण है? सर्वनाम का उदाहरण, सर्वनाम का भेद मिल जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे पास मिलते हैं कितने? 8। हमने विधानवाचक देखा, विधानवाचक का ही नाम क्या देखा? निश्चयवाचक भी देखा। विधानवाचक को ही निश्चयवाचक कहा जाता है। विधानवाचक का ही नाम हमने कथनात्मक वाक्य भी देखा है। संकेतवाचक, संदेहवाचक, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक निषेधवाचक मिल जाता है, निषेधवाचक, एक मिल जाएगा इच्छावाचक, एक मिल जाएगा आपके पास क्या? आज्ञावाचक, एक मिल जाएगा आपको क्या? प्रश्नवाचक, और एक मिल जाएगा आपको क्या? विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो 1 2 3 4 5 और 5 3 ऑप्शन में है कितने? 8 आपके पास क्या मिल जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो विशेष रूप से ध्यान रखें भाई इन चीज़ों का, ठीक है। फटाफट से सर्वनाम भी देख लें। तो सर्वनाम में भी हमारे पास क्या मिल जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम मिल जाता है, हमारे पास निश्चयवाचक मिल जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मिल जाएगा, निजवाचक सर्वनाम मिल जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम मिल जाएगा, और संबंध 1 2 3 4 5 6। तो 6 भेद हमारे पास किसके भी मिल जाते हैं? सर्वनाम के भी मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? भट्ट के साबूदानों को भूनकर बनेगी दाल चुड़कानी। खासतौर पे कुमाऊं क्षेत्र में जो काले भट्ट होते हैं, एक सफ़ेद भी होते हैं जिनको सोयाबीन कहा जाता है, कालों को भट्टी कहा जाता है सीधे। तो काले भट्ट की जो चुड़कानी होती है वो स्पेशली आपका दाल के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है जब भात खाने के लिए, मतलब है ना। चलिए दूसरा, अनेक दालों को उबालकर आटा मिलाकर बना रस। ठटवाणी, कोई भी दाल पीसकर, कभी समय नहीं मिलता राजमा बॉयल करने का, है ना, तो वहाँ पर क्या सिलबट्टा उतारा, अब तो खैर मिक्सी हो गई घर घर में, तो सिलबट्टे में पीसकर जो है उसका क्या बनाया जाता था? दाल बनाई जाती थी, उसका साग, उसको ठटवाणी कहा जाता है। हरी पत्ती वाली सब्जियों का गाढ़ा घोल, कापा, या गढ़वाल में आपने कापुली वगैरह, कापुली कापला वगैरह भी देखा होगा। खासतौर पे जो अरबी के पत्ते हैं उसका जो है विशेष रूप से ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका क्या मिल जाता है? आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। हाँ, कंडाली बिच्छू घास का कापा होता है, बाकी कई सारी चीज़ों का, हरी सब्जी का जो भी होता है हरे पत्ते वाली। 17 के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना, ठीक है। पहले कि नौनियाल लाड़ीक नोनो पुत्र, बिल्कुल। कुमाऊं क्षेत्र में चल शब्द भी पुत्र के लिए आ जाता है। सेकंड है बेरवान जनानी कजियाण बल, ठीक है, आपका पत्नी के लिए। यहाँ पर आपका सैणी
या सैंड शब्द या फिर आपका ज्वे, हाँ इस ज्वे से कौन परिचित नहीं है ना। चलिए उसके बाद बेटुली, जयेड़ी, नौनी पुत्री के लिए, जैसे चल पुत्र के लिए है, ऐसे ही चली शब्द पुत्री के लिए भी आपका कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है। और फोर्थ वे, मैडी, जणदारी, तो ये आपका यहाँ पर, या फिर मैं बात करूँ इज्जा, तो ये सब किसके लिए, माता शब्द के लिए आपका क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसी तरीके की चीज़ें आ रही है ना, तो हिंदी में बताने लायक, अब समझाने लायक ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जब से ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी आ रहे हैं, तो 4-5 प्रश्न तो ऐसे ही रपटाने वाले हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। फिर से जो सही नहीं है वो बताना। ठीक है, टुक शिखर, पेड़ के शिखर या चोटी को कहा जाता है, या फिर किसी पर्वत चोटी को भी आप कह सकते हो। व्याकुनी, हाँ ये व्याकुनी शब्द जो है ये सायकाल के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये आंसर हो जाता है। ठीक है, थौल, थौल कौथिक सभी को पता है, थौल या कौथिक मेले के लिए हो जाएगा। ठीक है, चकुलो, चकुलो या चकुली, ये पक्षी के लिए भी आपका प्रयोग किया जाने वाला शब्द मिल जाता है, पक्षी के लिए। ठीक है, चलिए 19 भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थानीय भाषा में खेत के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। देखो पहला है पुंगड़ा, हमने कई बार आपका पुंगाड़ी नामक कर भी देखा गोरखा काल में, वो पुंगाड़ी कर भी पुंगड़ा शब्द से ही संबंधित है, पुंगड़ा यानी खेत। ठीक है, डोखरा भी बोला जाता है। उखलियार, उखलियार शब्द ना ओखली के लिए आता है। ठीक है, ओखली के लिए आपका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, उख्याल भी बोलते हैं कहीं पर। रिगड़ भी आपका खेत के लिए, साथ साथ में गढ़ शब्द भी कुमाऊं क्षेत्र में खेत के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द मिल जाता है भाई। ठीक है, तो लिख रहे हैं इन चीज़ों को, खास तौर पे जो लोग थोड़ा सा नहीं समझ आती वो वाली बात है ना, वो गढ़ वाली गानों वाली बात की कि बोलता नहीं हो पर बिंगा जाता हूँ बल, है ना, तो ध्यान रखना, तो देखना इन चीज़ों को। ठीक है, अगला है कफू बासन, ये एक मुहावरा है कफू बासन। कफू बासता है जब धीरे धीरे क्या है शीत ऋतु का सीजन प्रारंभ होता है, तो कड़ाके की सर्दी पड़ने के लिए यहाँ पर आपका ये प्रयोग किया जाने वाला मुहावरा मिल जाता है राज्य में। ठीक है, चलिए फिलहाल जयशंकर प्रसाद, अच्छा ये तो फिर परसों ही था जयशंकर प्रसाद, फिर आज जयशंकर प्रसाद स्लाइड में रिपीट है। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेंगे, जिन लोगों ने वो नहीं देखा यहाँ पर देख लेंगे। काव्य में मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि बस आपको ना बस केवल इतने से ऊपर ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनका नाम काव्य में आया है, और काव्य में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चित्राधार, प्रेमपति, कानन कुसुम, झरना, आंसू, देखो इन्हीं की रचनाएं आई थी अभी, है ना। आत्मकथ्य, मैंने पहले ही बताया था कि आत्मकथा होती विस्तार रूप से गद्य रूप में, लेकिन पद्य यानी कविता के रूप में अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त अवलोकन करना या संक्षिप्त जानकारी देना, वो आत्मकथ्य कहलाती है। और आत्मकथ्य चैप्टर है आपके पास एनसीईआरटी में, ध्यान रखना। 1932 में जो आपका प्रेमचंद पत्रिका किसकी थी, हंस पत्रिका प्रेमचंद की थी, है ना। हाँ, तो हंस, माधुरी, मर्यादा और जागरण, तो प्रेमचंद की पत्रिकाएं थी 4, उसमें से हंस प्रेमचंद की जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशन इसका हुआ है। अजातशत्रु चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त से लिया गया कार्नेलिया का गीत, ये भी आपको चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने। देवसेना का गीत ये लिया गया किससे, आपका स्कंदगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, ये सब इनकी रचनाएं मिल जाती हैं। अलावा भी हैं कई सारी, आपका आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। निबंध संग्रह में काव्य और कला, और उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। और देखो इरावती क्या है, इसमें अधूरा उपन्यास के रूप में भी आपके पास इरावती मिल जाती है, जिससे प्रेमचंद का क्या मिलता है, आपका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र मिलता है, वैसे यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये फिलहाल इस पेपर का हिंदी का सॉल्यूशन। मिलेंगे उत्तराखंड जीएस के साथ, धन्यवाद।